आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। वर्क एनर्जी एंड पावर की जो थ्योरी वाली पोर्शन है वो हम लोग 4 वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज़। लगभग 23 से 24 एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद एक क्लास और आएगी वर्क एनर्जी एंड पावर में, जिसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स का पैटर्न काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, तो आपको एक स्टेप जो है आगे की तैयारी करके रखनी चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपका 3 स्टेटमेंट दिया है और इनमें से आपको देखना है कि यहाँ पे आपके ऑप्शन है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य, कौन से कथन असत्य हैं। तो फिर आप लोग का ऑप्शन है। पहले एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। तो यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बल था और बल और किसका मल्टीप्लिकेशन था, डिस्प्लेसमेंट का, मतलब विस्थापन का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, त्वरण। तो त्वरण जो है ये आंसर आपका नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे विस्थापन होना चाहिए। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्य केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। तो सही बात है कि कार्य जो है वो आपका सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी प्रकार का उसमें डायरेक्शन नहीं होता। क्योंकि वर्क, एनर्जी और पावर ये सभी जो है ये आपके स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, किसी भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है कि यदि वस्तु विस्थापित नहीं होती तब वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो फॉर्मूला जैसा ही है कि W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 0 हो जाए तो वर्क भी क्या हो जाएगा, 0। तो वही चीज़ स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर विस्थापन नहीं होती, मतलब विस्थापन अगर 0 होता है तब वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो ये दोनों आपका, ये 2 लाइन सही है और पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब आपको ढूंढना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। उपरोक्त में से कौन सा या फिर कौन से, मतलब कि एक स्टेटमेंट भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है, असत्य है। आपसे पूछा है असत्य कौन वाला है, गलत कौन वाला है। तो रॉन्ग कौन सा स्टेटमेंट है आपका, सिर्फ और सिर्फ 1। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नंबर है केवल एक, तो यही आपका आंसर हो गया। और बाकी देखते हैं। ऑप्शन बी में है 1 और 2, तो ये तो होगा ही नहीं, 1 सही है और 2 जो है गलत है। सी नंबर में क्या है, 2 और 3, 2 और 3 दोनों ही सत्य है। और ये सभी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या हुआ, केवल 1। पूछा था असत्य, तो असत्य क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से संबंधित है, मतलब जीरो वर्क। तो हम लोग थ्योरी वाले क्लास में पढ़े थे कि कार्य होने के लिए क्या क्या चाहिए, एक बल होना चाहिए, ये भी जरूरी है, और विस्थापन भी होना चाहिए। ये दोनों ही प्रेजेंट होना चाहिए और दोनों साथ साथ प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सिर्फ बल लगे और विस्थापन नहीं हो तो किसी प्रकार का वर्क नहीं होता है। जैसे कि फॉर्मूला ही है W = F/S। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो भी वर्क 0 हो जाएगा, अगर फोर्स 0 हो जाए तो भी वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों में से किसी भी एक का कमी जो है 0 कार्य को उत्पन्न करता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड। घर्षणहीन का इंग्लिश हुआ फ्रिक्शन लेस, और फ्रिक्शन लेस का मतलब क्या हुआ, अगर इसका और यहाँ पे लिखा है चिकनी क्षैतिज मेज, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कही जा रही है कि फ्रिक्शन क्या है, कि 0 है। तो अगर फ्रिक्शन 0 है और वस्तु जो है गतिमान है, तो आप सोचिए कि ये जो सतह है इसमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो जो वस्तु एक बार इस डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिया तो उसको किसी भी प्रकार की और बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस स्थिति में बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बल का मान अगर 0 हो जाएगा तो आपके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके कि बल भी होना चाहिए और विस्थापन भी होना चाहिए, मतलब दोनों ही मौजूद होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज है तो वहाँ पे
फ्रिक्शन मतलब घर्षण बल का मान 0 हो जाएगा, जिसके कारण आपको कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब कोई भी प्रकार का एक्सटर्नल मतलब बाह्य बल नहीं लगेगा। बाह्य बल नहीं लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो जो हम यहाँ पे लिखे, और ये अगर 0 हो गया तो W इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 वर्क। नेक्स्ट देखिए, अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा मनुष्य। कोई मनुष्य है और ये अपने सर के ऊपर कोई भार लेकर के खड़ा है, तो इसके द्वारा किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इसके द्वारा विस्थापन जो है 0 है। खड़ा है तो इसके पास कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा है। तो अगर विस्थापन 0 हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, 0। तो विस्थापन 0, तो यहाँ पे भी कार्य क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी वर्क 0 हो गया। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता चंद्रमा। अब इस केस को समझिए। तो जैसे कि ये मान लीजिए सूरज है और इसके चारों तरफ जो है चंद्रमा जो है गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा अगर गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो उसके एक कंप्लीट रोटेशन में विस्थापन क्या होगा, 0 हो जाएगा, एक कंप्लीट रोटेशन में, क्योंकि जहाँ से वो स्टार्ट किया था वहीं पे आकर के वो खड़ा है। तो विस्थापन हो गया 0, तो इसके द्वारा वर्क डन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये तीनों ऑप्शन में जो वर्क डन है वो क्या होगा, 0 हो रहा है। अब चौथे वाले ऑप्शन को देखते हैं। खुरदरे तल पर वस्तु को खींचने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। अब जैसे कि सरफेस जो है खुरदुरा है, तो खुरदुरा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, और आप एक मेज को इधर खींच के ले जा रहे हैं, मतलब किसी वस्तु को खींच करके ले जा रहे हैं, तो फ्रिक्शन का बल जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। तो फ्रिक्शन का बल इधर लग रहा है, मतलब घर्षण बल इस डायरेक्शन पे लग रहा है, वस्तु का विस्थापन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे में क्या वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, क्योंकि फार्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो F इंटू एस और कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1। तो ये वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो आपको इतना कॉस 180 डिग्री और 90 डिग्री याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा से एक चीज़ बताए थे कि अगर बल और विस्थापन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपका कार्य, किया गया कार्य जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसका उल्टा एक चीज़ और बताए थे कि अगर फोर्स मतलब बल और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो वर्क जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सब चीज़ें था। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, हाँ नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, लेकिन वर्क डन तो हो ही रहा है। 0 क्वेश्चन में क्या पूछा था, शून्य कार्य से संबंधित है। तो शून्य कार्य से संबंधित क्या है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3। तो आप ऑप्शन में देखिए कहाँ पे ये तीनों है, तो इस जगह पे मौजूद है 1, 2 और 3। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। इसका एक्सप्लेनेशन भी PDF के लास्ट में दिया हुआ है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखते हैं। दिए गए कथन A और कथन और कारण R को पढ़िए। तो A जो है ये स्टेटमेंट है और A का ही रीज़न दिया है यहाँ पे। तो आपको ये देखना है कि क्या ये A का प्रॉपर रीज़न है या नहीं है, इसको समझना है आपको। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़िए और कूट की सहायता से, कूट मतलब जो ऑप्शन से वो की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देख के आपको सही करना है। अब देखिए स्टेटमेंट A क्या बोलता है, जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है। अवमंदित का मतलब क्या हुआ, स्लो डाउन, मतलब गति को धीमा करता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य होता है। तो अब इस लाइन को एक बार अच्छे से समझिए आप कि जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है, तो आप पहले एक वस्तु बनाइए, ये आपका वस्तु हुआ। आप ऐसे समझिए कि ये जो है आपका कोई चलता हुआ गाड़ी है, इस डायरेक्शन पे ये जा रहा है, वस्तु की गति को अवमंदित करता है। अवमंदित करता है मतलब मान के चलिए आप इसको धक्का देके इसको रोकने की कोशिश कीजिए, तो आपके द्वारा लगाया गया बल किधर है, इस डायरेक्शन पे। लेकिन क्या आपके तुरंत बल लगा देने से ये गाड़ी रुक तो नहीं जाएगा, ये कुछ अगर आपके पास उतना ताकत है, मान भी लेते हैं कि आप इस गाड़ी को रोकने में सक्षम भी है, इस चलते हुए गाड़ी को, तो भी ये गाड़ी जो है कुछ तो आगे बढ़ ही जाएगा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन पे है। तो आपके द्वारा लगाया गया बल इस डायरेक्शन पे और इसके द्वारा विस्थापन जो है अपोजिट डायरेक्शन पे।
तो यहाँ पे वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव वर्क डन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, जीरो कार्य। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब कथन ही गलत है। इसको और दूसरा जैसे समझिए कि जैसे ये गाड़ी है तो ये आपका चल रहा है, इधर इस डायरेक्शन पे भाग रहा है। आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या होता है, ये गाड़ी कुछ दूर तक आगे जाता है और फिर यहाँ पे आकर के ये फाइनली स्टॉप कर जाता है। तो इसका मूवमेंट का डायरेक्शन किधर था, इधर। आप बल कहाँ लगाना चालू किए, इसी जगह पे लगाना चालू किए। तो ये रुका क्यों, क्योंकि बल जो है, इंजन इसको क्या चाहता था, आगे की तरफ धक्का दे रहा था, लेकिन आपका ब्रेक इसको किधर धक्का दे दिया, पीछे की तरफ धक्का दिया, तभी तो ये गाड़ी आगे चल के रुका। तो जो बल लगा ब्रेक के द्वारा वो क्या है, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट के उल्टा डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, ना कि जीरो वर्क डन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है जीरो, तो ये तो गलत हो गया। अब रीज़न क्या लिखा है, शून्य कार्य होने के लिए विस्थापन का मान शून्य होना चाहिए। ये लाइन देखिए सही चीज़ है कि अगर जीरो वर्क डन चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो होना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है, आंसर नहीं। लेकिन यहाँ पे ये लाइन जो है सही है कि अगर आपको जीरो वर्क डन चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन जो है वो जीरो होना चाहिए। तो ये रीज़न तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट क्या है आपका, रॉन्ग है। अब ऑप्शन को पढ़िए, ए और आर दोनों सही है, मतलब ए ये हो गया और आर ये हो गया। ए होता है असर्शन मतलब कथन, और आर है रीज़न, रीज़न मतलब कारण। तो ए और आर दोनों सही है, तो दोनों तो सही नहीं है, ए गलत है और आर जो है सही है। कुल मिला के ये ऑप्शन गलत हो गया, ये नहीं होगा हमारा आंसर। अगला ऑप्शन क्या है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर से बोल रहा है दोनों सही है, ये तो वही बात हुआ, गलत बोल रहा है ये। सी नंबर क्या है, ए सही है, ए तो बिल्कुल सही नहीं है। डी, ए गलत है, हाँ ये बात सही है कि ए गलत है, किंतु आर सही है, हाँ आर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वह डी हो जाएगा। तो आपको ध्यान से पढ़ के देना होगा। देखिए अभी 6 JPSC और 7th JPSC में क्या हुआ था ना कि बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चंस आए, मतलब डायरेक्ट आंसर वाले, लेकिन थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे का तैयारी करके रखें। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसको भी आपके पास सॉल्व करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन एग्ज़ाम का पैटर्न बदलता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में हो ना हो 14th JPSC क्वेश्चन अगर टफ कर दे तो आप फिर तो फंस जाइएगा। अब रहा वन लाइनर, जैसे कि मान के चलिए कि फार्मूला पूछ लिया, यूनिट पूछ लिया, CGS यूनिट पूछ लिया, MKS पूछ लिया, या फिर कोई डेफिनेशन से कुछ पूछ लिया, तो वो सब चीज़ ईजी है। आप थ्योरी वाला क्लास से ही उसको आराम से सॉल्व कर सकेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी के क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब 4th नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से धनात्मक कार्य संबंधित कथन पर विचार कीजिए। और ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसी में आपका वन लाइनर का सभी कंसेप्ट इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, इन क्वेश्चंस के बीच में भी। तो आपको बेनिफिट वहाँ पे भी करेगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी। निम्नलिखित में से धनात्मक कार्य संबंधित कथन पर विचार करिए। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वर्क का बात कर रहा है। 1 नंबर क्या है कि बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से कम हो। तो 90 डिग्री से कम हो, इस केस को आप डायग्राम में देखिए। जैसे कि ये है ऑब्जेक्ट, ये है आपका सतह है, ठीक ना। आप ये आपका 90 डिग्री वाला एंगल हुआ। तो यहाँ 90 डिग्री में नहीं है, आप कोई भी दूसरा एंगल से खींच रहे हैं, मतलब आप इधर फोर्स लगा खींच रहे हैं, चाहे इधर लगा के खींच रहे हैं, इस डायरेक्शन पे खींच रहे हैं, या फिर ऐसे खींच रहे हैं, या फिर ऐसे सीधा खींच रहे हैं, तो आप फोर्स 90 डिग्री से कम में लगा रहे हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा कब होगा, जब ये वाला फोर्स आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स आपका 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है वो उसको आप देखिए। यहाँ पे बोला गया बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से कम हो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आप खींच दिए लाइन, तो और ये जो लाइन है ये 90 डिग्री वाला है। तो 90 डिग्री में नहीं जाना है हमको, 90 डिग्री से कम में। तो हम लोग इस डायरेक्शन पे कहीं से खींच रहे हैं, मतलब रस्सी बांध के खींचे होंगे आप लोग बचपन में खिलौना गाड़ी को। तो इस स्थिति में वस्तु के द्वारा विस्थापन किधर होगा, इस डायरेक्शन पे होगा। और वस्तु को खींचने का टेंडेंसी भी आपका क्या था, आपका टेंडेंसी था इसी डायरेक्शन में खींचने का, और इधर ही वस्तु जा रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, F cos
90 डिग्री से कम कोई भी एंगल, जैसे 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, तो कॉस का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पे कैसा वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। लेकिन एंगल के फेर में मत पढ़िए आप लोग, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे उनको लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है होते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होते हैं। तो आप ऐसे समझिए, आपकी टेंडेंसी क्या थी इसको खींचने की, आपकी टेंडेंसी थी इस डायरेक्शन में खींचने की। इस डायरेक्शन मतलब इधर जाने, इधर चाहिए, और इधर जा भी रहा है ऑब्जेक्ट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। तो आपका वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। हाँ, लेकिन अगर आप इधर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो इधर इसको खींचने में 10 न्यूटन का बल नहीं लगेगा, हो सकता है 6 न्यूटन का बल इधर काम कर रहा होगा, 4 न्यूटन का बल इसको ऊपर उठाने में लगता होगा। लेकिन ऊपर उठा नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा भारी था और आपकी टेंडेंसी क्या थी, इसको खींचने का ही टेंडेंसी था। तो खींचा रहा है ये, जिस डायरेक्शन में आपके खींचने की टेंडेंसी थी उस डायरेक्शन में खींचा रहा है, तो आप लॉजिकली इसको बना सकते हैं। और अगर एंगल आता है तो आप एंगल लगा के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका पॉजिटिव वर्क डन के लिए हो गया। सेकंड नंबर क्या है देखते हैं, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से अधिक हो। इस केस में क्या होगा, तो ये आपका वस्तु है, विस्थापन इधर हो रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है, और बल जो है इस डायरेक्शन पर लग रहा है। बोला 90 डिग्री से अधिक हो कोण, तो 90 डिग्री से अधिक कौन होगा, इधर बल लग रहा होगा या फिर इधर लग रहा होगा, या तो ये लग रहा होगा या तो ये लग रहा होगा। तो कुल मिलाकर 90 डिग्री से ज़्यादा वाला तो समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक तो आपका फॉर्मूला है एफ एस कॉस, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कॉस का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। तो एक तो जिनको फार्मूला पता है उसके लिए तो ईजी है, और जिनको नहीं पता है वो लॉजिकली भी बना सकते हैं इसको। जैसे आप फोर्स लगाए किधर, इस डायरेक्शन पे, आपका टेंडेंसी क्या था, आपका टेंडेंसी था इसको इधर खींचने का, मतलब लेफ्ट के डायरेक्शन में खींचने का। लेकिन ऑब्जेक्ट जा किधर रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में ही ऐसा बोला है, बल और विस्थापन, विस्थापन इधर होगा तभी तो फोर्स और विस्थापन के बीच में जो कोण बनेगा वो आपका 90 डिग्री से अधिक होगा। तो कुल मिला के विस्थापन इस डायरेक्शन पे हो रहा है और बल का टेंडेंसी जो है आपको लेफ्ट की तरफ खींचने का है। तो बल और विस्थापन में क्या हो गया, आपका अपोजिट डायरेक्शन हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। अगला देखिए, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री हो। तो ये तो अच्छा केस है। देखिए बल इधर लगा और विस्थापन भी इधर ही हो रहा है, तो बल और विस्थापन के बीच में बन रहा कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इस समय क्या है, इस कंडीशन पे आप जितना भी बल लगा रहे होंगे सारा का सारा बल इसको पुल करने में ही लग रहा है, इसको खींचने में ही लग रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। नेक्स्ट है, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री के बराबर हो। एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री से अधिक हो। तो यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री से अधिक हो, 0 डिग्री से अधिक हो। देखिए 0 डिग्री पे क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। एक तो कंडीशन ये भी हो गया, उसका बात यहाँ पे नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0 डिग्री से अधिक हो, मतलब कि इधर 0 डिग्री से अधिक, ऐसा कुछ। तो 0 डिग्री से अधिक हो तो इस केस में भी क्या वर्क डन होगा, आपका पॉजिटिव वर्क डन होगा। अब फोर्थ नंबर ऑप्शन में देखिए, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण जो है, यहाँ पे 0 डिग्री नहीं, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। इसको आप सुधार लेंगे 90 डिग्री के बराबर। तो अगर बल और विस्थापन के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री हो जाता है तो cos 90 इज इक्वल टू होता है 0, जिसके कारण वर्क डन क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 वर्क डन। और ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया कि कोई आदमी जो है एक भारी भरकम सा चीज़ माथा में लेकर के खड़ा है, तो इसके द्वारा, आदमी के द्वारा इसको बल, इस चीज़ को उठाने में जो बल लगाया गया वो किधर काम किया, ऊपर की तरफ। लेकिन ये किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये खड़ा आदमी का एग्जाम्पल ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आप इसको मानिए कि ये चल रहा है, ठीक है। तो वस्तु का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन पे। वस्तु का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो आपका ये डायरेक्शन पे हो रहा है। और यहाँ पे वर्क डन मान लीजिए पूछ लिया कि इसके वेट के द्वारा, वेट भी तो एक प्रकार का फोर्स है जो कि किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसके वेट के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो इसके वेट के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 90 डिग्री अगर है तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वर्क डन।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या पूछा था, धनात्मक कार्य, मतलब धनात्मक कार्य कहाँ का मिला, ऑप्शन नंबर 1 में मिला और ऑप्शन नंबर 3 में मिला। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा किए गए कुल कार्य से किया जाता है। तो ये बात तो सही है। जो ऊर्जा का डेफिनेशन है वो क्या है आपका, कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा कार्य कर सकते हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि आपके पास ज़्यादा ऊर्जा है। अगर आप कम कार्य कर पाएंगे तो यही समझेंगे कि आपके पास कम ऊर्जा है। तो वही चीज़ लिखा है कि किसी वस्तु के पास कितनी ऊर्जा है, वो यही बताता है कि वो कितना कार्य किया जा सकता है उसके द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अब इधर देखिए क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा का योग होती है। मतलब यहाँ बोलने का मतलब ये है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा का योग होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। तो ये आपका गलत हो गया। अब क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है कि उपरोक्त में से कौन सा या फिर कितने कथन सही है, मतलब सही कौन सा है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर सही है और 2 क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, केवल 1। तो ये आपका आंसर हो गया। इस सब का पूरे का एक्सप्लेनेशन भी आपको पीछे पे लिखा हुआ है, आपको PDF में मिल जाएगा वो चीज़। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये बात आपका सही है। हम लोग प्रीवियस क्लास में एक एग्जाम्पल के द्वारा देखे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो इसका लगातार जो है गतिज ऊर्जा घटता है, गतिज ऊर्जा बढ़ता है। तो ये चीज़ आपका जो वर्क एनर्जी थ्योरम है या फिर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन वाला थ्योरम है, उसके अनुसार जो भी आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा उतना ही उस वस्तु के द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया। किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान कम होता है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो चाल के बढ़ने से गतिज ऊर्जा कम नहीं होगी, चाल के बढ़ने से गतिज ऊर्जा जो है स्क्वायर के फॉर्मेट में बढ़ेगा। मतलब अगर चाल को 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाएगा, चाल को अगर 4 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे तो उल्टा कर दिया, लिखा है कम हो जाता है। तो ये गलत हो गया। पूछता क्या है क्वेश्चन कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सही तो सिर्फ और सिर्फ कथन नंबर 1 है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कोई व्यक्ति कील ठोकने के लिए हथौड़े को किसी ऊंचाई तक उठाता है तब उसमें संचित ऊर्जा होती है। तो कोई भी वस्तु को आप अगर ऊपर की ओर उठाते हैं तो उसका हाइट बढ़ता है और हाइट के बढ़ने से क्या होता है उसमें mgh। तो ये क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा उसके पास आ जाती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या फिर क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है। मतलब उस स्थितिज ऊर्जा के कारण देखना है, मतलब स्थितिज ऊर्जा को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है आपको। 1 नंबर क्या लिखा है कि तीर को धनुष की डोरी पर रख कर खींचने में संचित ऊर्जा। तो धनुष का डोरी आप खींचे तो क्या हुआ, डिस्प्लेस किए। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हाइट बढ़ा रहे थे, किसी मतलब हथौड़ी को ज़मीन से ऊपर की तरफ आप उठा रहे थे, यहाँ पे आ गया, नीचे इतना था, इतना हाइट पकड़ लिया, तो यहाँ पे एनर्जी आ गया। इसी प्रकार से जो धनुष की जो डोरी है वो यहाँ पे रहनी चाहिए थी, लेकिन इसको आप खींच के इधर ले आए तो ये यहाँ तक आ गया। तो जिसके वजह से इसके पास क्या आ जाती है, स्थिति ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि इसके स्थिति को आप बदल रहे हैं। तो स्थिति को बदलने से जो ऊर्जा आती है उसी को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। आप चाहे किसी भी प्रकार से बदलो, चाहे उस ज़मीन में कोई वस्तु रखा है उसको आप ऊपर उठा लिए तो यहाँ पे भी आप स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। अगर धनुष का डोरी है उसको आप खींच दिए तो उसका भी स्थिति आप बदल रहे हैं, तो जिसके वजह से उसके पास भी ऊर्जा आएगी। डोरी ही तो है जो तीर को जो है आगे की तरफ धक्का देता है। कोई बलून है उसको आप अंदर की तरफ दबा दिए तो उससे भी आप उसका क्या कर रहे हैं, उसका पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हैं, जिसके कारण उसके पास एनर्जी आ जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो ये तो है स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल। किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा। चाबी को आप जब ऐंठते हैं तो उसके अंदर का जो स्प्रिंग है वो धीरे धीरे क्या होता है, ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है, करीब हो जाता है,
और जब आप चाबी छोड़ देते हैं तो फिर वापस से स्प्रिंग जो है खुलता चला जाता है और खिलौना गाड़ी जो है आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे भी आप क्या किए, स्थिति को परिवर्तन किए, कॉन्फ़िगरेशन को बदले हैं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्थिति ऊर्जा का ही एग्जाम्पल होगा। स्प्रिंग को खींचने पर उसमें उपार्जित ऊर्जा, स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो स्प्रिंग को खींचने से क्या हुआ, उसका लंबाई बढ़ गया। मतलब यहाँ पे भी आप क्या किए, उसके कॉन्फ़िगरेशन को बदले, उसके पार्टिकल के पोजीशन को बदले। तो पोजीशन को बदलने से उसमें जो ऊर्जा आएगी वो आपका स्थिति ऊर्जा कहलाती है। अगला है बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा। और कोई चीज़ अगर फ्लो करे तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो ये वाला गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है और ये 3 जो है ये आपका स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, स्थितिज ऊर्जा, तो आंसर हो जाएगा सी। दिए गए कथन ए और आर कारण रीजन आर को पढ़िए। कथन को असर्शन कहते हैं तो ए लिखें और रीजन तो आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या लिखा है कथन में, जब कोई वस्तु किसी चट्टान से गिराई जाती है तब उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। देखिए कैसे, ये कोई वस्तु है तो यहाँ पे इसके पास ये इतने हाइट पे है, तो हाइट पे होने के कारण इसके पास क्या है, स्थितिज ऊर्जा है mgh, लेकिन यहाँ पे गतिज ऊर्जा क्या है, 0। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाएगी तो इसका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, हाइट के घटने के कारण इसका स्थितिज ऊर्जा घटेगा। ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, क्योंकि जैसे नीचे गिरेगा तो हाइट क्या घटेगा, हाइट घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा। और जैसे जैसे नीचे आता है इसका ड्यू टू ग्रेविटी इसका स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ने से इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे असर्शन क्या दिया, उल्टा दे दिया। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि स्थितिज ऊर्जा बदल रही है किसमें, गतिज ऊर्जा में, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया है, गतिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो ये हो गया जस्ट उल्टा, तो ये हो गया उल्टा स्टेटमेंट दे दिया, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर है किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहता है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये स्थितिज ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा दोनों को मिला करके अगर 10 जूल है तो इस पोजीशन पे भी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़ेंगे तो 10 जूल ही होगा। और जब ड्रॉप होगा एट द मोमेंट ऑफ ड्रॉपिंग जो है वहाँ पे भी आपका, मतलब जब ये हिट करेगा ग्राउंड को उस समय पे भी ड्रॉप तो यहाँ हो रहा है, हिट यहाँ पे होगा। जब ये हिट कर रहा होगा उस समय भी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ जो होगा 0 होगा। कुल मिला के यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कांस्टेंट बना रहता है। तो ये लाइन है सही। अब ढूंढिए कहाँ है ए गलत, मतलब ए गलत है तो ए ढूंढिए ए गलत कहाँ है, ए गलत यहाँ है और आर क्या है, सही है। ये हो गया आंसर। 10 नंबर, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। तीनों का गतिज ऊर्जाएं समान है। तो अगर ट्रक को हम लोग ए मान लेते, यहाँ पे एक्स वाई जेड मान है ना, तो अगर एक्स मान लें, ट्रक के बाद क्या है कार, कार को वाई मान लीजिए जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है, और साइकिल को, मतलब साइकिल नहीं मोटरसाइकिल, बाइक, बाइक का क्या है यहाँ पे जेड, जेड मान लीजिए, एक्स वाई और जेड। तो कहा जा रहा है कि तीनों का जो गतिज ऊर्जा है के एक्स बराबर के वाई बराबर के जेड, तीनों का गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुके, मतलब ये जो है एक्स दूरी पर रुक रहा है, ये वाई दूरी पर रुक रहा है और ये जेड दूरी पर रुक रहा है, तो इसके बाद भी और कुछ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। यहाँ पे बल क्या लगाया जा रहा है, देखिए सभी में समान बल लगाया जा रहा है और सबकी गतिज ऊर्जा समान है। तो इसको अपना फील करके बना लीजिए, सीधा सा है। तो अगर तीनों का गतिज ऊर्जा समान है और तीनों को रोकने के लिए समान बल भी लगाया जाता है तो तीनों जो है बराबर दूरी पर ही रुकेगा। तो बराबर दूरी पर रुकेगा तो एक्स वाई और जेड, मतलब तीनों के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ रुकने में वो बराबर होगा। अब यहाँ पे आपके मन में ये आ रहा होगा कि गतिज ऊर्जा सबकी समान है, लेकिन सभी वस्तु जो है, जैसे ट्रक जो है ज़्यादा भारी है, कार जो है कम भारी है और बाइक जो है उससे भी हल्का है, तो अगर समान बल लगाएंगे तो ट्रक जो है ज़्यादा दूर जाएगा, कार जो है वो आपका ट्रक से कम दूरी तय करेगा और बाइक तुरंत रुक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 1/2 m
v²। ये डाउट जनरली इसलिए मन में आता है क्योंकि हम लोग स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं कि लगता है कि हाँ समान स्पीड से क्या बोलते हैं, सभी जो है समान स्पीड से आ रहा है, लेकिन मास तो सबका अलग अलग है, तो सबका मोमेंटम अलग अलग होगा। ट्रक का मोमेंटम ज़्यादा होगा, कार का मोमेंटम कम होगा, और बाइक का मोमेंटम उससे भी कम होगा। तो ट्रक को समान बल से अगर तीनों को रोकेंगे तो ट्रक जो है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर कार और फिर बाइक। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा का है, और गतिज ऊर्जा में यहाँ पे मास को कंसीडर किया गया है। मतलब ये है कि अगर मास को अगर देख लीजिए यहाँ पे, ट्रक का मास अगर ज़्यादा है तो उसका वेलोसिटी कम है, क्योंकि तीनों का ही आपका गतिज ऊर्जा क्या कहा गया है क्वेश्चन में, समान 1/2 mv², 1/2 mv², 1/2 mv²। यह मास ऑफ एक्स मतलब ट्रक, मास ऑफ वाई मतलब कार, मास ऑफ जेड मतलब बाइक, वेलोसिटी ऑफ एक्स, वेलोसिटी एक्स मतलब ट्रक का वेलोसिटी, वी वाई मतलब कार का वेलोसिटी, और वी जेड मतलब ये क्या हो गया आपका बाइक का वेलोसिटी। तो अगर मास ज़्यादा है और बाइक का मास क्या है कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाइक का वेलोसिटी क्या होगा ज़्यादा होगा, तभी ये इस वैल्यू के बराबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मास का वैल्यू क्या है ज़्यादा है। मतलब ये उल्टा हो गया, देखिए वेलोसिटी ऑफ एक्स ये सबसे कम, वेलोसिटी ऑफ वाई ये और कम, मतलब ये उसके बाद वेलोसिटी ऑफ जेड। मतलब सबसे तेज़ कौन चल रहा है, बाइक चल रहा होगा, और सबसे स्लो कौन चल रहा होगा, ट्रक चल रहा होगा। कुल मिलाकर क्या बात कही गई, सबका गतिज ऊर्जा जो है क्या है समान है। गतिज ऊर्जा समान है तो इसी ऊर्जा को कंपनसेट कर रहे हैं हम लोग क्या दे करके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दे करके। क्योंकि सबकी एनर्जी बराबर है, इसलिए सभी को रोकने के लिए सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। मतलब सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करने के लिए हम लोग क्वेश्चन में ही कहा गया है कि सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेम वर्क डन के लिए, तो डिस्टेंस भी क्या ट्रेवल होगा, सेम डिस्टेंस भी ट्रेवल होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई और जेड। तो आप समझ सकते हैं इसको। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी आप अगर आपका कंसेप्ट अगर ठीक नहीं है तो आप नहीं बना पाइएगा इसको, और फिर एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर क्या है, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। सही बात है, ये हमारे परदादा भी उपयोग करते हैं, दादा भी उपयोग करते आए हैं, और हम लोग भी उपयोग कर रहे हैं। तो ये परंपरागत स्रोत है और ये एक दिन खत्म हो जाएगा, और ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी है। नेक्स्ट क्या है, तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है। इस लाइन को फिर से पढ़िए, तापीय विद्युत संयंत्र में मतलब थर्मल पावर प्लांट में क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा। अरे इसको बनाए, इस संयंत्र को बनाए हैं किसके लिए, विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया कि विद्युत ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो उल्टा हो गया। ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग होता है पानी को गर्म करने के लिए बॉयलर में, और फिर वो भाप बनता है, और फिर उससे हम लोग उसके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो ये उल्टा हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। कौन सा सही है, केवल एक सही है। निम्न में से कौन सी हानि जल विद्युत उत्पादन द्वारा नहीं होती है। तो मतलब ये हाइड्रो पावर प्लांट जो है, जहाँ पे जल विद्युत संयंत्र जो है, या फिर जहाँ पे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसमें कौन सा हानि नहीं होता। तो पहला है ग्रीन हाउस गैस की उत्पत्ति, तो बिल्कुल होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं। बी नंबर है खेतों की उत्पादन क्षमता में कमी, तो ये भी है, जब ये ग्रीन हाउस गैस अम्लीय वर्षा करवाएंगे तो खेत का उत्पादन क्षमता में कमी आएगी। इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा, शायद इसका ऑप्शन ही गलत है या कुछ है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, मतलब क्या हुआ कि कौन ऐसा है जो जैव मात्रा से नहीं बना हो। तो लकड़ी में तो है जैव मास, उसके बाद आपका है बायोगैस भी है, कोयला भी है। एक हो गया नाभिकीय ऊर्जा, जिसमें किसी भी प्रकार का ना तो जीव जंतु का अवशेष है और ना ही आपका पेड़ पौधा का अवशेष है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। टरबाइन को आवश्यक चाल से चलाने के लिए पवन की चाल होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको आप लोग याद रखिएगा डेटा, जो कि है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डेटा आपको याद रखना है हर हाल में। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? यहाँ पे बोलना है ये है कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से किस किस ऑप्शन पे प्रभाव सौर ऊर्जा का नहीं है, मतलब सौर ऊर्जा से नहीं उत्पन्न हुआ है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा। इसको भी, ये ना तो बायोमास है और ना ही ये सोलर एनर्जी से रिलेटेड है, मतलब सोलर एनर्जी का कोई भी प्रभाव नाभिकीय ऊर्जा में नहीं है। जबकि भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीव मात्रा, इन सभी में सौर ऊर्जा का प्रभाव होता है, सौर ऊर्जा से ही व्युत्पन्न हुआ है इनडायरेक्ट वे में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो ज्वार, तरंग और सागर एक जैसा लग रहा है, सब समुद्र का बात है। तो आप सबसे पहले भूतापीय ऊर्जा को देखिए। भूतापीय ऊर्जा मतलब क्या है? ज़मीन के नीचे की बात है। तो देखिए 4 ऑप्शन में यहाँ समुद्र दिख रहा है, जल दिख रहा है, भूमि दिख रहा है, समुद्र दिख रहा है। भूमि के तप्त स्थान तथा भूमिगत जल के संपर्क से उत्पन्न ऊर्जा, तो ये चीज़ आपका सही है। डी जो है 2 से मिलना चाहिए। तो डी जो है वो 2 से किस में मिल रहा है? इसमें मिल रहा है, ऑप्शन सी में। तो ये वाला आपका सही हो गया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ऑप्शन में कि अगर आपको एक का पता है तो भी आप सही तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको 2 कम से कम आना चाहिए। अगर 2 आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे तरंग ऊर्जा, तो समुद्र की सतह पर उत्पन्न तरंगों के कारण उत्पन्न ऊर्जा, तो ये इसका हो जाएगा। फिर है आपका सागरीय ऊर्जा। तो सागरीय ऊर्जा ओटेक, OTEC हम लोग पढ़े थे, ये हो जाएगा। देखिए समुद्र के तल तथा गहराई के जल के ताप के अंतर के कारण, तो देखा गया है कि 2 किलोमीटर के अंतर, 2 किलोमीटर की गहराई में अगर जाते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अंतर होता है। इसी का उपयोग करके हम लोग सतह का जो जल है, जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला होता है, उससे हम लोग अमोनिया को गर्म करके इवोपोरेट करते हैं। और जो सतह के नीचे, मतलब 2 किलोमीटर नीचे का जो जल होता है, ठंडा होता है, उसका उपयोग करके हम लोग वापस से गैसेस फॉर्म में जो अमोनिया है उसको कंडेंस करते हैं। और टरबाइन जो है वो गैसेस फॉर्म वाला अमोनिया टरबाइन को रोटेट करवाता है, और उससे जो घूर्णन गति होती है, मतलब उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। किसके द्वारा? जनरेटर के द्वारा। जनरेटर, मोटर, इसका एक सेपरेट चैप्टर है जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब वहाँ पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। और आपको बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है। साइंस के लिए एक स्पेशल NCERT का भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हूबहू बिल्कुल NCERT को ही पढ़ाएंगे स्क्रीन पे रखते हुए। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम लोग NCERT के बेस्ड चीज़ों को पढ़ते हैं। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आपके पास साक्षात वही बुक है आपके हाथ में, तो बेस्ड मटेरियल को सेकेंडरी बना करके आपको यूज करना चाहिए, ना कि प्राइमरी। आप कहेंगे JPSC के लिए फिर आप NCERT पढ़ाइए सर, तो अगर टाइम मिलेगा तो बिल्कुल NCERT पढ़ाऊँगा। और NCERT का एक एक सब्जेक्ट पढ़ लेना बहुत ही अच्छा होगा। वो प्राइम फोकस होना चाहिए आप लोगों को। अगर आपके पास समय है तो आप NCERT को बिल्कुल पढ़ें। और NCERT पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ फैक्ट याद करे जा रहे हैं या फिर किसी टीचर से पढ़ लिए, वैसा नहीं। आप NCERT खुद से पढ़िए, खुद से समझने की कोशिश करिए। फिर आप नहीं समझ पा रहे तब एक टीचर का सहायता लीजिए। लेकिन पूरा का पूरा डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई पढ़ाए, उससे आपकी समझ जो है उस प्रकार से विकसित नहीं हो पाएगी जो आप खुद से पढ़ेंगे तो विकसित होगी। आप एक JPSC एग्ज़ाम देने वाले एस्पिरेंट हैं, तो आपका ग्रेजुएशन तो हुआ ही होगा, और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आपका दिमाग इतना ज़रूर विकसित है कि आप किताब पढ़ करके समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, किताब खोलिए, किताब पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, वही आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर सेल को बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? इसको बार बार रिपीट किए थे हम लोग, सिलिकॉन। और सौर पैनल को बनाने के लिए तो सिलिकॉन का जो हम लोग सौर सेल बना, तो सौर सेल को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग सिल्वर वायर का उपयोग करते हैं। तो सिल्वर, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर क्या है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में यूरेनियम,
प्लूटोनियम अथवा थोरियम, थोरियम भारत में पाया जाता है। यूरेनियम जादूगोड़ा में पाया जाता है, झारखंड के नाभिकों को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है। ये बात सही है। जो भारी नाभिक है उनको न्यूट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग करवा करके हल्के हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पत्ति होता है। हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न होना नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। ये गलत है। हाइड्रोजन जो है हल्का है, हीलियम जो है भारी है। तो हल्का से भारी जब बनता है तो ये विखंडन से नहीं होता है, ये किससे होता है? संलयन से। फिर क्या है आपका नाभिकीय रिएक्टर, मतलब न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं वहाँ पे नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाँ सही बात है। तो 1 और 3 सही है और 2 जो है गलत है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या पूछता है क्वेश्चन में। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है तो सही कौन है? 1 और 3। तो ढूंढिए 1 और 3। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सही कथन पूछ रहा है गलत कथन पूछ रहा है। कई बार हम लोग ओवर एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, एग्ज़ाम में जो पूछा है मतलब हमको पता तो है कि सही क्या है गलत क्या है, ये आइडेंटिफाई कर लिया आप कि 1 और 2 सही, 1 और 3 सही है और यहाँ पे गलत है। अब मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है कि गलत का बताना है, गलत को बताना है, तो केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन भी दे दिया है मान लीजिए केवल 2, लेकिन आपके अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि आप 1 और 3 ही ढूंढ के बना दिए। ये सब सिली मिस्टेक एग्ज़ाम में होता है। बहुत सारे लोग आपको एग्ज़ाम के बाद मिल जाएंगे ऐसे जो कहेंगे कि अरे ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। मिले होंगे ऐसे लोगों से, लेकिन वही इंसान जब एग्ज़ाम में बैठेगा ना तो अपना नाम लिखने के समय जो गोल घेरा होता है वहाँ पे भी गलती कर देगा। तो लोग बोलते हैं कि ये क्वेश्चन इजी है, वो इजी है। एग्ज़ाम प्रेशर अलग होता है, वहाँ बैठ के बहुत सारे बच्चे जो है नाम भरने में गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन बनाने की बात आप सोचिए, वहाँ पे भी मिस्टेक होता ही होता है। और अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपके जानने के बाद मतलब क्वेश्चन 2 तरीके से आप गलत अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए, एक तो होता है कि नॉलेज के अभाव में, आप जानकारी नहीं है उसके अभाव में, या फिर आप सही तरीके से सोच नहीं पा रहे। एक मैटर ये हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ ना कि आप जान रहे हैं लेकिन फिर भी आप गलत ऑप्शन टिक कर रहे हैं। तो दोनों के लिए अप्रोच अलग अलग होगा। अगर आप जानने वाले चीज़ को सही अटेम्प्ट ले रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हुए भी आपसे गलत ऑप्शन क्लिक हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाने की बहुत आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि सब बच्चे जो है प्रैक्टिस सेट ही लगा रहे हैं, ये भी गलत फंडा है। अपनी कमी को देखिए कि आपका कमी क्या है। अगर आप जानने के बाद सही ऑप्शन टिक कर रहे हैं, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि आप जानते हुए चीज़ों को सही टिक कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है। लेकिन आप जानने के बाद अगर गलत टिक आउट कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट एकदम लगाना है और जितना से ज़्यादा लगा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, ये सही है। हाइड्रोजन बम के क्रोड में प्लूटोनियम के विखंडन पर आधारित किसी नाभिकीय बम को रखा जाता है, ये भी सही है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। सूरज में नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, वहाँ क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सूरज जो है हाइड्रोजन गैस से मिलकर के बना होता है और हाइड्रोजन वहाँ पे संलयित होकर के हीलियम का निर्माण करता है। तो ये गलत हो गया आपका। नाभिकों के परस्पर स्थापित होने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है, ये सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका गलत है, ये आपका आंसर है। ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं ऊर्जा का कंसेप्ट है कुछ यहाँ पे ऊर्जा कंजर्वेशन में, कन्वर्जन में। तो ऊर्जा को नष्ट तो किया जा सकता है परंतु ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, गलत है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको सिर्फ क्या किया जाता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। मतलब निकाय मतलब सिस्टम का टोटल एनर्जी जो है हमेशा अपरिवर्तित मतलब कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो ये चीज़ सही है, यही है ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो 2 सही है, 1 गलत है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही क्या है? 1 है, तो केवल 1।
वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में रूप परिवर्तित होती है? तो वायु के पास कौन सा ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। यही गतिज ऊर्जा क्या कन्वर्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में। सागरीय तापीय ऊर्जा स्थानांतरण विद्युतीय संयंत्र तभी प्रचालित हो सकते हैं, मतलब सागरीय ओटेक वाला बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर के अंतर में कितना पढ़े थे हम लोग? 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तो ये हो गया। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करें। तो ऊष्मा से विद्युत, तो हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे? नाभिकीय रिएक्टर में। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम या फिर थोरियम को ब्रेकडाउन किया जाता है, मतलब उसमें नाभिकीय विखंडन करवाया जाता है। उससे जो ऊर्जा निकलती है उससे पानी को गर्म करके वेपर बनाया जाता है और फिर वो वाष्प जो है टरबाइन में गिराया जाता है। टरबाइन के ब्लेड्स घूमते हैं, उसी से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो एक का क्या हो गया? 2 हो गया। तो ए का 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में है, तो यही आपका सही हो गया। ओहो, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पे ऊष्मा से है ना, और नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग होता है, तो ये नहीं होगा। ऊष्मा से विद्युत, तो ये हो जाएगा आपका सौर सेल। तो ओवर एक्साइटमेंट में देखिए हमसे भी मिस्टेक हुआ, तो एग्ज़ाम में आपसे भी मिस्टेक हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा आप लोग को। और मिस्टेक्स जो है ना वो कभी आपको बोल के या सोच समझ करके नहीं होगा, हो जाएगा बस, और उससे मार्क्स कट जाएंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े तो हड़बड़ा करके नहीं, जैसे इस क्वेश्चन को हम काफ़ी हड़बड़ा के पढ़े और हम गलत कर दिए, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। तो ऊष्मा से विद्युत आपका सौर सेल। सौर सेल क्या करता है? आपका सोलर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर आता है विद्युत से ध्वनि, इलेक्ट्रिसिटी से साउंड। तो यहाँ पे क्या है आपका? लाउड स्पीकर। देखिए लाउड स्पीकर जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है किससे? तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। द्रव्यमान से ऊष्मा, तो द्रव्यमान से ऊष्मा आता है आपका नाभिकीय रिएक्टर में। यूरेनियम या फिर थोरियम या फिर प्लूटोनियम का जो भी उपयोग किया जाता है वो टूटने के बाद, मतलब मास का लॉस होता है, और वही मास जो है कन्वर्ट होता है किसमें? ऊष्मा में। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में जो मास है यूरेनियम का वो थोड़ा सा क्षय हो जाता है, और उस मास का उपयोग किस में हो जाता है? एनर्जी रिलीज होने में। फार्मूला क्या होता है? E=mc²। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो ये क्या हो जाएगा? ईंधन का दहन। जैसे मान के चलिए कोयला, तो कोयला में जो बॉन्डिंग है वो उसके अणु परमाणु जो जुड़े हैं वहाँ पे क्या है? रासायनिक ऊर्जा है, और जब वो जलता है तो हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है, तो ईंधन का दहन। तो ऐसा आंसर आपका कहाँ है? ए का 4, तो ए का 4 हुआ यहाँ पे। बी का क्या है आपका? बी का लाउड स्पीकर सी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस स्टेटमेंट को एक बार देखने से तो लगेगा कि ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े? शक्ति क्या पढ़े हैं? कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को ये पढ़े हैं, और यहाँ पे क्या दे दिया? ऊर्जा रूपांतरण। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप गलत करेंगे, मतलब आपको लगेगा कि ये गलत है, लेकिन देखिए कार्य क्या होता है? कार्य होता है ऊर्जा रूपांतरण, तो ऊर्जा रूपांतरण ही कार्य है। ऊर्जा का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना ही कार्य है। तो कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर है 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁵ जूल होता है। तुरंत कैलकुलेट करिए, 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1000। वाट का मतलब कितना होता है? जूल पर सेकेंड। और फिर घंटा, 1 घंटा बराबर कितना होता है? तो 3600 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड गया। यहाँ पे क्या है देखिए? 3 6 2 0 है, और फिर इधर 3 0 है, 1 2 3। तो ये पॉइंट आपको कहाँ लगाना है? देखिए 3.6 लिखना है इसको, तो लिख दीजिए 3.6। अभी पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट को आप खिसका दिए यहाँ तक, कितना? 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक। तो क्या होगा? 10⁶ जूल। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? 10⁵ तो ये हो गया रॉन्ग। तो असत्य बोला था तो ये निकल गया पहला ही।
अब है 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। तो ये चाहिए 1 और 1 वाट, तो ये क्या होगा 1 जूल बटा 1 सेकंड। तो देखिए वही चीज़ लिखा है, 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है, मतलब उसका शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य करता हो। तो ये आपका सही है। जूल प्रति सेकंड को 1 वाट कहते हैं, तो जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 वाट कहते हैं। तो ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है, बी। और आंसर कौन होगा आपका, कथन असत्य है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 24 क्वेश्चन खत्म किए। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल वाला क्लास अलग से कर लेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा और भी। और उसके बाद वर्क एनर्जी और पावर से संबंधित कहीं पे भी आपको ना तो वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, ना ही PDF पढ़ने की आवश्यकता होगी। आप ये 4-5 क्लास जो है ठीक से देख लीजिए, आपका अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।